पुष्प न ही कहते हैं कि भाई न तो जड़ तना जो पर्ण है, पुष्प पादप के 3 भाग होते हैं, पुष्प उनके अंदर शामिल नहीं होता। पुष्प क्या है? पुष्प एक प्रकार का क्या है? रूपांतरित तना है या रूपांतरित प्ररोह है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि पुष्प है, नीचे 4 ऑप्शन, रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना या रूपांतरित पर्ण कह दो, या इनमें से कोई भी नहीं, तो पहला ऑप्शन अपने सही करना है कि ये क्या है? एक प्रकार का मॉडिफाइड शूट। क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड शूट। तने को शूट भी बोला जाता है, स्तंभ भी बोला जाता है। अब पुष्प की स्ट्रक्चर कल भी हमने डिस्कस की थी। ये सबसे नीचे क्या होगा? पुष्पवृंत, जिसको डंठल कहते हैं। इसका ऊपर का भाग खुला हुआ होगा, जिसको थैलेमस कहेंगे। थैलेमस के ऊपर ही पुष्प के सारे भाग टिके रहते हैं। सबसे अंदर वाला भाग जिसको अपन बोलते हैं क्या? स्त्री केसर। सबसे बाहर वाला चक्र जिसको बोलते हैं बाह्यदल। फिर इसके अंदर पुष्प के जो बाकी के भाग है होते हैं वो लगे रहते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये एक पुष्प की संरचना है। कल चार्ट बना करके आपको पूरी तरीके से समझा दिया था कि किस प्रकार से होता है। आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमें नर युग्मक कैसे बनाना है, तो नर भाग की यानी पुंकेसर की। फिर बात करेंगे कि मादा युग्मक कैसे बनाना है, मतलब कि स्त्री केसर की बात करेंगे, जिसके अंदर किस प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है और किस प्रकार से लास्ट में अंड कोशिका बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी? पुंकेसर वाले पार्ट की, जिसको हम स्टेमन भी कहते हैं। किन 2 भागों से मिलकर बना होता है? एक पराग कोश से, इस पराग कोश को लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, और दूसरा होता है पूतंतु से। किससे होता है बेटा? पूतंतु से। और अगर हम इस लघु बीजाणु धानी या परागकोश की संरचना देखें तो इस प्रकार से होती है कि ऊपर की तरफ इस तरीके से परागकोश होता है, नीचे इस तरीके से पूतंतु लगा रहे हैं। यानी कि 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। उसके अंदर भी 2-2 पुट होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यानी एक के अंदर 2। इनको बोलते हैं ठीका। क्या बोलते हैं? ठीका या कोश बोलते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि परागकोश कैसा है बेटा? डाइथिकस या द्विकोशीय। ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना है। सबसे पहली चीज संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय। इसी की अगर हम बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में देखें इस तरीके से, ये परागकोश की संरचना देखें तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर रहती है उसको अपन बोलते हैं बाह्य त्वचा, या उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा के नीचे एक परत मौजूद होती है जो इससे त्रियक रूप से व्यवस्थित रहती है, इस तरीके से। इस तरीके से चारों तरफ यही होगी, मैं सिर्फ एक तरफ बना रहा हूं बेटा। ये इसको बोलते हैं हम अंतस्थीशियम। क्या बोलते हैं? अंतस्थीशियम। सुनना बेटा, अंतस्थीशियम। इस अंतस्थीशियम के ऊपर एक पदार्थ का जमाव होता है और उस पदार्थ का नाम होता है एल्फा सेल्यूलोज। क्या होता है बेटा? एल्फा सेल्यूलोज। हर जगह पाई जाती है, बस एक जगह नहीं पाई जाती, आपको खाली जगह दिख रही है जहां पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता। इस जगह को हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं बेटा? ये खाली जगह स्टोमियम। ये स्टोमियम ही क्या होगा? जिस टाइम अंकुरण होगा तब ये परागकोश फटेगा, यहां से लघु बीजाणु इसी जगह से बाहर निकले। सबसे पहली लेयर कौन सी? बाह्य त्वचा। दूसरी लेयर कौन सी? अंतस्थीशियम। तीसरी लेयर की बात करते हैं अपन,
तो तीसरी लेयर जो है वो 2 से 3 परतों के रूप में होती है, इस तरीके से, एक, दो और ये इधर भी होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। मैं सिर्फ एक जगह बना रहा हूँ। इसको अपन बोलते हैं 2 से 3 परतीय मध्य स्तर। क्या बोलते हैं बेटा? मध्य स्तर। और इसके अंदर ही एक चौथी परत मौजूद रहती है और उस चौथी परत को अपन कहते हैं इस तरीके से। यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, और हालांकि परतें तो 3 ही होती है। इन 3 परतों के अंदर बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। जिस टाइम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनेगा? लघु बीजाणु। जिस टाइम पहला लघु बीजाणु बन रहा होता है तो इन लघु बीजाणुओं के चारों तरफ ये परत बनना स्टार्ट होती है और इस परत को कहते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं? नाम सुना है? टैपिटम का कार्य विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को, परागकण अभी बने भी नहीं, जो लघु बीजाणु बन रहे हैं उनको बनने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी। तो उनको पोषण कौन देता है? टैपिटम। इस टैपिटम का दूसरा नाम है पोषूतक। ऐसा उत्तक जो पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? लघु बीजाणुओं को पोषण देना। को पोषण। समझ में आया? पराकोश के स्ट्रक्चर। यहाँ पर नीचे की तरफ वो पूतंतु आ जाएंगे। अब अपन चलते हैं आगे, इसी नर भाग में, पुंकेसर वाले भाग में। हमने क्या बोला कि अपने पास में जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर में 2 परतें पाई जाती है, 2 कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है बाह्य त्वचा, राइट, ये पूतंतु। इस पूतंतु के ऊपर की कोई भी कोशिका जो किससे गिरी हुई है बेटा? बाह्य त्वचा से। इस तरीके से ये अपने आकार में बड़ी हो जाती है, जीव द्रव्य सघन हो जाता है और इसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्रसूतक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रसूतक कोशिका बोलते हैं। और इसके बाहर बाह्य त्वचा ऑलरेडी है, अपनी पहली लेयर आ गई बाह्य त्वचा। दूसरी लेयर देखो, ये प्रसूतक क्या करती है? ये प्रसूतक क्या करती है बेटा? इस प्रसूतक में एक विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। एक बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। सुनना बेटा इधर, बीजाणुजन कोशिका। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भित्तीय कोशिका है तो ऑब्वियसली भित्ति बनाएगी, है ना। ये एक कोशिका जिसके ऊपर बाह्य त्वचा है। इस कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी? 2 कोशिकाएं बनी। एक ऊपर की तरफ जिसको हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका बना, एक नीचे की तरफ जिसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बोला। इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका में फिर विभाजन होते हैं जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर की तरफ मतलब इस बाह्य त्वचा के जस्ट पास में उस कोशिका को बोलते हैं अंतस्थिशियल। क्या बोलते हैं? अंतस्थिशियल कोशिका, जो आगे चल करके किसका निर्माण करेगी? अंतस्थिशियम का। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे ये वाली जो कोशिका है ये इस तरीके से 2 में बढ़ जाती है। ऊपर बाह्य त्वचा, नीचे अंतस्थिशियम, राइट। ये वाली बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे कौन? अंतस्थिशियम। 2 परतें आई। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से 2 चीजें बनती है। एक तो अंतस्थिशियल कोशिका जो अंतस्थिशियम बनाएगी, एक बनती है द्वितीयक भित्तीय कोशिका जो आगे चल करके 2 से 3 परतीय मध्य स्तर बनाती है। मध्य स्तर, पहली लेयर बाह्य त्वचा, दूसरी लेयर अंतस्थिशियम, तीसरी लेयर मध्य स्तर। समझ में आया? चौथा देखो, जो प्रसूतक से 2 चीजें बनी उसमें से भित्तियां तो हमने बना दी, फिर क्या अपने पास में एक और कोशिका है नीचे वाली, ये क्या है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इस कोशिका से बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। यहां पर
इसमें ये सब में भी होगी। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करेगी? अरे बेटा किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणु। कितने? 4। यानी कि जितनी भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उन सब से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। 1 से 4 बनेंगे, जितनी भी होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी। यहां तक चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? जिस टाइम ये लघु बीजाणु बन रहे होते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पर भी इस टेपिटम का नाम नहीं लिया आगे वाले विकास में, क्योंकि टेपिटम परतों में नहीं आती। टेपिटम एक पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। जिस टाइम ये लघु बीजाणु बन रहे होते हैं ये, तब इनके चारों तरफ एक लेयर बनती है जिसको अपन पोषण वाली लेयर कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। क्लियर? अब इस टेपिटम के बारे में ही अपन बता देते हैं। तो एक अलग से स्लाइड लेते हैं। कहते हैं कि कौन कौन सी भित्तियां है। पहली भित्ति कौन सी? बाह्य त्वचा क्या करती है? पोषण प्रदान, सॉरी प्रोटेक्शन प्रदान करती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान। दूसरी भित्ति कौन सी? अंतस्थिशियम। इनमें क्या स्पेशल होता है? अल्फा सेलुलोज का जमाव। तीसरी मध्य परत या मध्य स्तर, एक इसकी होती है मृदु तक की कोशिकाओं की बनी होती है, और चौथी होती है टेपिटम। इसमें सुनना, क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। टेपिटम क्या करती है? इधर ध्यान दो। जिस टाइम टेपिटम, ये है टेपिटम, ये ऐसी कोशिकाएं रहती है टेपिटम की। जिस टाइम टेपिटम बनती है, इस टेपिटम में कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गोलाकार संरचना। सबसे पहले तो लिख दूं, क्या देगी ये? पोषण। जब बनेगी तब क्या बनेगी? गोलाकार संरचनाएं। उन संरचनाओं का नाम होगा प्रोयूबिस्काय। क्या नाम होगा? प्रोयूबिस्काय। जैसे कि ये। क्लियर? अब क्या होगा? इस प्रोयूबिस्काय के चारों तरफ, ये इस प्रोयूबिस्काय के चारों तरफ एक कठोर हार्ड प्रतिरोधी पदार्थ का जमाव हो जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या होगा? इस प्रोयूबिस्काय के चारों तरफ एक कठोर प्रतिरोधी पदार्थ, कठोर प्रतिरोधी पदार्थ का जमाव। और उस पदार्थ का नाम मालूम है किसी को? इस पृथ्वी पर एकमात्र मौजूद सबसे कठोर प्रतिरोधी पदार्थ जिसको कोई भी एंजाइम अपघटित नहीं कर सकता, जिसके ऊपर अम्ल सार की क्रिया नहीं हो सकती, उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलिनिन। नाम नहीं सुना? स्पोरोपोलिनिन। परागकण की बाह्य परत किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। आगे देखेंगे। अब इन संरचनाओं का नाम क्या है? प्रो हटा दो, यहां तक कोई दिक्कत? हर जगह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जहां से बनता है वहां से पूछा जाता है। यही टेपिटम आगे चल करके लघु बीजाणुओं की बाह्य भित्ति को बनाने के काम आती है। क्या आती है? यही टेपिटम आगे चल करके लघु बीजाणुओं की बाह्य परत, परागकण की बाह्य परत जो होती है, बाह्य चोल जो होता है, उसके निर्माण में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। अपने पास में लघु बीजाणु कितने आए? 4 आए। चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके। भित्तियों के बाद में अगला चरण देखें। अपने पास में क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। उन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से क्या बने? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। क्या लिखेंगे? ये एक मिनट, माइक्रो स्पोर मदर सेल लिख रहा हूं। इनमें क्या हुआ? मियोसिस। क्या बना? 4 लघु
अब यहां पर ध्यान देने योग्य चीज है, चार लघु बीजाणु जो बने हैं ये चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो हम बात करेंगे कि इनका जो क्रम या इनकी जो व्यवस्था होती है वो या तो ये हो सकते हैं चतुष्फलकीय, कैसे हो सकते हैं, जैसा अभी परागकोश था इस तरीके से, या हो सकते हैं बेटा समद्विपार्श्व, इस तरीके से 2 3 और एक नीचे वाले के पीछे, या हो सकते हैं टी आकार, कैसे हो सकते हैं, इस तरीके 2 ऊपर 2 नीचे, टी आकार, या फिर हो सकते हैं क्रोशित, कैसे हो सकते हैं, क्रोशित का मतलब देखो बेटा 2 तो ऐसे, तीसरा इस तरीके से ऐसे, और चौथा इसके पीछे, यानी कि ऊपर वाला जो 2 का जोड़ा नीचे वाले 2 के जोड़े के 90 डिग्री पर होगा, इसको अपन इस तरीके से बता सकते हैं। और जो चौथा है वो इसके पीछे, और पांचवा हो जाता है रेखित। रेखित का मतलब क्या, एक ही लाइन में, इस तरीके से, समझ में आया। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो चारों आपस में जुड़े होते हैं लेकिन बाद में तो अलग होंगे, जुड़े किससे होते हैं, चारों के चारों लघु बीजाणु एक एक पदार्थ होता है जिसका नाम है कैलोज, क्या नाम है, वो कैलोज इनके बीच में पाया जाता है इस तरीके से, उस कैलोज से जुड़े होते चारों लघु बीजाणु, कैलोज से जुड़े, किससे, अब इस कैलोज से जुड़े हैं तो इनको हमें अलग भी करना पड़ेगा, तो अलग कौन करेगा, जो इनके चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन बना है, वो स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, एक एंजाइम को स्त्रावित करता है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज। एंजाइम का नाम सुना होगा, जैसे कि एमाइलेज, नाम सुना ना, है ना, पहले नाम ट्रिप्सिन आता था, एमाइलेज आता था, फिर उनका नाम चेंज कर दिया, डीएनए पर आता है न्यूक्लियेज, लिपिड पर आता है लाइपेज, प्रोटीन पर आता है प्रोटीएज, है ना, पीछे एज जोड़ दो तो कैलोज से बन गया कैलेज एंजाइम। किसने स्त्रावित किया, टैपिटम ने। चारों के चारों लघु बीजाणु अलग हो गए। अब चारों के चारों लघु बीजाणु जब अलग हो जाते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, परागकण का निर्माण। अगला पॉइंट, अब परागकण कैसे बनेगा, सुनना बेटा, इधर अपने पास में कौन है, चारों में से, मतलब विघटित कोई भी नहीं हुआ है, चारों ही पड़े हैं, चारों ही लघु बीजाणु अलग अलग हो गए, हम एक को ले, चारों में भी वही संरचना बनेगी, वैसा ही परागकण बनेगा, तो एक लघु बीजाणु है, सुनना बेटा इधर, एक लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है केंद्रक में, और कितने केंद्रक बनते हैं, 2, एक केंद्रक छोटा, दूसरा केंद्रक बड़ा, तो छोटा केंद्रक है इसको बोलते हैं हम जनन केंद्रक, क्या बोलते हैं, और जो बड़ा केंद्रक है उसको हम बोलते हैं कायिक केंद्र, क्या बोलते हैं बेटा, कायिक केंद्रक। इन केंद्रकों को मैं कोशिका कब बोलूं, एक कोशिका की मुख्य विशेषता है कि उसके पास में कोशिका झिल्ली पाई जाती है या कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, जब इनके बीच में एक भित्ति का फॉर्मेशन होने लगेगा तब इन केंद्रकों को मैं कोशिका, नीचे वाली जो है उसको मैं बोलता हूं कायिक कोशिका, सॉरी जनन कोशिका, ऊपर वाली को कायिक कोशिका। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले, जो बाहर वाली लेयर थी वो लेयर भी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बाहरी लेयर, एक आंतरिक लेयर। आंतरिक लेयर तो समतल होगी लेकिन बाहरी लेयर जो है वो समतल ना होकर के अधूरी होगी, इस तरीके से, और इसमें बहुत सारे विन्यास पाए जाएंगे, इस तरीके से कांटों के जैसे रेशेदार, इस तरीके से विन्यास है। ये अंदर वाली और ये बाहर, बाहर वाली जो लेयर है इसको अपन बोलेंगे बाह्य चोल, क्या बोलेंगे, अंदर वाली को क्या बोलेंगे
अंतःचोल। ये जनन कोशिका और ये कायी कोशिका, बीच में जगह छूटी हुई है, इसको बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई बाह्यचोल किसका बना होता है, अभी बताया था। टैपिटम से सबसे कठोर पदार्थ बनता है स्पोरोपोलिनिन। बाह्यचोल किसका बना होता है? अंतःचोल किसका बना होता है? एक तो होता है सेल्यूलोज का और एक होता है पेक्टिन का। एक होता है सेल्यूलोज का, एक होता है पेक्टिन का। ये स्पोरोपोलिनिन हर जगह नहीं है। स्पोरोपोलिनिन कहीं कहीं जगह पर नहीं है, उसको बोलते हैं हम जनन छिद्र, जिसको जर्मपोर के नाम से जानते हैं। यहां से क्या होगा, पराग नली बाहर निकलेगी। लास्ट वाला डायग्राम, ये कायी कोशिका इस अंतःचोल के साथ में मिल जाती है। ये कायी कोशिका इस अंतःचोल के साथ में मिल जाती है, पर किसका निर्माण करती है? पराग नली का। ये बाहर का बाह्यचोल इस तरीके। जिस टाइम ये पराग नली बनती है तो जनन कोशिका कहां आएगी? इसमें आएगी। जनन कोशिका में अब एक और समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? और इन दोनों केंद्रकों को ही हम क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। ये क्या हो गई? पराग नली। हमें लैंगिक जनन पुष्पीय पात्रों में जनन करवाना था, तो जनन करवाने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक की जरूरत पड़ती है। नर युग्मक अपने बन गए। अब किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? मादा युग्मक की। मैं यहां से यहां तक बनाया, जब तक परागकोश में रहता है यहां तक बन जाता है, ये भी लघु बीजाणु है। ये कब बनेगा? जब ये परागकण परागण की प्रक्रिया से वर्तिकाग्र की सतह पर आएंगे, तब वहां बोरॉन हो गया, वहां जल हो गया, उसको अवशोषित करने के बाद में ये बनता है। ठीक है, तो ये पराग कण की संरचना। देखो बेटा, पुष्प कैसा? सबसे पहला क्वेश्चन, एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। कितने भागों से मिलकर बना है? किस किस से? परागकोश से और भूतंतु से। परागकोश का दूसरा नाम लघु बीजाणु धानी। कैसी आकृति रहती है? चतुष्फलकीय रहती है। और ये कैसा रहता है बेटा? द्विकोष्ठीय रहता है। कैसा रहता है? दूसरी चीज देखें कि पुंकेसर के पूरे डेवलपमेंट की बात करें तो हमने लघु बीजाणु की संरचना बनाई, जिसमें भित्तियां कितनी रहती है? 4। सबसे बाहर की भित्ति, क्रम ध्यान रखना बेटा, पूछा जाता है। सबसे बाहर की भित्ति बाह्य त्वचा, उसके बाद में अंतस्टेशियम, उसके बाद में मध्य स्तर, उसके बाद में टैपिटम। और टैपिटम के अंदर बहुत सारी बीजाणुजन कोशिकाएं जो आगे चल करके क्या बनाती है? लघु बीजाणु बनाती है। भित्तियों के बारे में देखें तो सबसे ऊपर बाह्य त्वचा, नीचे वाली प्रसूतक कोशिका, जिसने ऊपर की तरफ प्राथमिक भित्तीय कोशिका और नीचे की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाई। भित्तीय कोशिकाओं से बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे अंतस्थिशियम बनेगी और उसके नीचे मध्य स्तर बनेगी। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं है, ये आगे चल करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। पुंकेसर, इसके अंदर अपन यहां पहला पॉइंट लगा देते हैं कि परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना। दूसरा पॉइंट यहां लगा देते हैं परागकोश का विकास। परागकोश का विकास। तीसरा पॉइंट यहां लगा देते हैं परागकोश की भित्तियां। कितनी है? बाह्य त्वचा जो सुरक्षा देती है। फिर अंतस्थिशियम, अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है इसकी अरीय और तिर्यक भित्तियों पे। फिर मध्य स्तर जो मृदुता की कोशिकाओं की बनी होती है। सबसे अंदर टैपिटम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। गोलाकार संरचनाएं होती है इसमें, जिसको अपन प्रोयूबिस्काई कहते हैं।
इसके ऊपर सबसे कठोर मटेरियल जमा हो जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, स्पोरोपोलिनिन। जैसे इस संरचना को क्या कहते हैं, यूबिस्काय। यही यूबिस्काय आगे चल करके क्या करती है, कैलोज नामक कैलेज नामक एंजाइम को स्रावित करती है। क्यों करेगी, क्योंकि चारों के चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं, उनको अलग करने का काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि इनमें कैलोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको तोड़ने का काम। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से कितने लघु बीजाणु बने, यह प्रक्रिया क्या कहलाई, लघु बीजाणु जनन। और चारों के चारों लघु बीजाणु इस तरीके से विन्यासित हो सकते हैं कि चतुष्फलकीय हो, समद्विपार्श्व हो, रेखित हो, क्रॉसित हो, टी आकार हो। ठीक है, और एक मिनट, तीसरा तो हो गया वित्तीय, चौथा हो गया लघु बीजाणु जनन, और पांचवा हो गया परागकण। इसी परागकण को हम क्या बोलते हैं बेटा, नर युग्मकोद्भिद, यानी कि नर युग्मकों का उद्भव स्थल, जिसको हमने क्या बोला, परागकण। नर भाग का निर्माण हो गया, अब किसका निर्माण करना है, मादा भाग का। आप ये पहले लिख दो, उसके बाद में अपन मादा भाग के निर्माण को पढ़ते हैं।